Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your book New Images for Class 3, Chapter 8. The name of the chapter is The Cyclone When Strange Things Happen in Kansas. Before starting, let us read about the author Frank Layman Baum. 1856 में इनका बर्थ हुआ था, 1919 में इनकी डेथ हो गई थी. Was born in New York under the name Layman Frank Baum. However, he disliked his name Layman so much that he preferred to be called Frank. अब इन्हें अपना नाम अच्छा नहीं लगता था, तो इस वजह से इन्होंने सिर्फ चाहते थे कि इनको लोग फ्रैंक बोलें. As a young boy, he had varied interests such as collecting stamps, breeding fancy poultry, selling different kinds of fireworks during festivals, and even dressing up like Santa Claus every Christmas, which he continued to do all his life. इनको जब ये छोटे थे तो अलग अलग इंटरेस्ट होता था. जैसे फेस्टिवल्स पे पटाखे बेचने का काम करते थे ये, या फिर क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज बनने का काम करते थे. ये चीज़ें इन्होंने लाइफ टाइम की है. ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर द ऑल टाइम फेवरेट बुक द वंडरफुल विजर्ड ऑफ ओज एंड इट्स सीक्वल्स. ये एक ऐसी बुक है जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है. He also wrote 41 novels, over 200 poems, 83 short stories, and many scripts. Fancy that. अब बहुत सारी इन्होंने नॉवेल्स लिखी है, पोम्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं. The Cyclone is the first chapter of the book The Wonderful Wizard of Oz that was published in 1900. 1900 में एक बुक लिखी गई थी और उसी का चैप्टर 1 है हमारा The Cyclone. Interestingly, all the characters in the book were inspired by people in Bohm's life, such as the main character Dorothy, which was actually his niece's name. अब बॉम्ब्स की स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब ये उनकी रियल लाइफ से बिलोंग करते थे. डॉरथी उनकी नीस का नाम था. एज अ चाइल्ड द ऑथर यूज टू ड्रीम अबाउट द स्केयरक्रो हु अपीयर्स इन द स्टोरी. जब वो छोटे थे तो ये सपना देखा करते थे स्केयरक्रो का, जो इस कहानी में अभी आने वाली हैं. He believed that the stories for children should have a lot of pictures and must be fun to read. इनका मानना था छोटे बच्चों की कहानियाँ जब होती है तो काफ़ी ज़्यादा उनमें पिक्चर्स होनी चाहिए जिनकी वजह से बच्चों को मज़ा आए जब वो उसको रीड करे. Now let us start reading the chapter. Dorothy lived in the midst of the great Kansas prairies with Uncle Henry, who was a farmer, and Aunt Em, who was the farmer's wife. अब जो डॉरथी हैं वो एक कांसस प्रेरीज के बीच में रहती हैं. प्रेरीज एक बड़ा सा ग्रासलैंड होता है. ये अपने अंकल हेनरी के साथ रहती हैं जो कि एक फार्मर हैं, और आंट एम जो कि एक फार्मर की वाइफ है. देयर हाउस वॉज स्मॉल फॉर द लम्बर टू बिल्ड इट हैड टू बी कैरीड बाय वेगन मैनी माइल्स. इनका घर काफ़ी छोटा था क्योंकि घर बनाने के लिए जो सामान चाहिए होते हैं काफ़ी किलोमीटर दूर से उनको लाना पड़ रहा था. There were 4 walls, a floor, and a roof, which made one room, and this room contained a rusty looking cook stove, a cupboard for the dishes, a table, 3 or 4 chairs, and the beds. अब एक ही रूम था जिसमें वॉल्स थी 4, एक फ्लोर है, एक छत है. उस रूम के अंदर एक कॉर्नर पे कुक स्टोव है खाना बनाने के लिए, एक कबर्ड है जिसमें डिशेस रख सकते हैं, एक टेबल है, 3 से 4 चेयर्स हैं बैठने को, और बेड्स हैं जिस पे वो सो सकें. Uncle Henry and Aunt Em had a big bed in one corner. Dorothy had a little bed in another corner. अब 2 बेड्स हैं. अंकल हेनरी आंट एम के लिए एक बड़ा बेड है, डॉरथी के लिए एक छोटा सा बेड है. There was no garret at all and no cellar except a small hole dug in the ground called the Cyclone Cellar, where the family could go in case of any of those great whirlwinds arose, mighty enough to crush any building in its path. गैरेज का मतलब होता है एक एटिक रूम जो काफ़ी अच्छे से बना हुआ नहीं है. सेलर इज़ अ रूम जो कि बेसमेंट में होता है. एंड साइक्लोन है जब काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं जो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. तो जिस टाइम पर साइक्लोन आता है ये उस सेलर में चले जाएंगे ताकि अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी क्रश हो जाएं तो भी ये प्रोटेक्टेड रहें.
It was reached by a trapdoor in the middle of the floor, from which a ladder led down into the small dark hole. अब ये जैसे मान लो ये ज़मीन है तो ज़मीन पर एक ऐसा खिड़की थी जिससे ये नीचे लैडर थी और ये नीचे अपने सीक्रेट रूम में जा सकते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. When Dorothy stood in the doorway and looked around, she could see nothing but the great gravy prairie on every side. अब जब डॉरथी डोरवे में खड़ी होती थी बाहर देखती थी तो उन्हें हर ओर सिर्फ प्रेरीज दिखते थे, घास दिखती थी. Not a tree nor a house broke the broad sweep of flat country that reached to the edge of the sky in all directions. इनके अलावा कोई दूसरा पेड़ नहीं था, घर नहीं था और जहाँ जहाँ दूर दूर तक दिखता था सिर्फ लैंड ही लैंड था. The sun had baked the plowed land into a grey mass with little cracks running through it. Even the grass was not green, for the sun had burned the tops of the long blades until they were the same grey color to be seen everywhere. मिट्टी इतनी ज़्यादा सूख चुकी थी कि उसमें क्रैक्स पड़ चुके थे. इवन पेड़ भी बिल्कुल सूख चुके थे क्योंकि सन बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ गर्मी थी वहाँ पर, इस वजह से ग्रे कलर के हो गए थे वो जलकर. Once the house had been painted, but the sun blistered the paint and the rains washed it away. Now the house was as dull and grey as everything else. एक बार घर को पेंट भी किया था लेकिन धूप की वजह से कलर थोड़ा लाइट हो गया था, फिर बारिश आई तो कलर बिल्कुल ही गायब हो गया. तो अब घर का कलर भी बहुत ज़्यादा ग्रे कलर का और डल सा है, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है. When Aunt Em came there to live, she was young, pretty wife. जब आंट एम वहाँ पर रहने आई तो काफ़ी ज़्यादा यंग थी वो और सुंदर भी थी. The sun and wind had changed her too. They had taken the sparkle from her eyes and left them a sober grey. They had taken the red from her cheeks and lips and they were grey also. जब आंट आई थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन यहाँ शायद सूरज ने, हवा ने इनसे ये सारी चीज़ें छीन ली थी, उनकी आंखों की चमक छीन ली थी और वह बिल्कुल सीरियस ग्रे यानी कि बूढ़ी हो चुकी थी. उनके चेहरे पर जो रेड रेड कलर के चीक्स थे वो गायब हो चुके थे अब. शी वॉज थिन एंड गॉन्ट एंड नेवर स्माइल्ड नाउ. अब वो बहुत पतली दुबली सी हो गई थी और कभी हंसती नहीं थी. When Dorothy, who was an orphan, first came to her, Aunt Em had been so startled by the child's laughter that she would scream and press her hand upon her heart whenever Dorothy's merry voice reached her ears. अब डॉरथी एक ऑर्फन थी. ऑर्फन उसे बोला जाता है जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं. जब वो पहली बार इनके घर आई थी तो आंट एम इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी जब डॉरथी हंसती थी कि वो चिल्ला देती थी और अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर देती थी. अपने हैंड्स को अपने हार्ट पर रख लेती थी डॉरथी की आवाज़ सुनते ही. And she still looked at the little girl with wonder that she couldn't find anything to laugh. आंट एम काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती थी कि इस छोटी सी बच्ची को अभी भी इतनी सारी चीज़ें मिल रही है हंसने के लिए. Uncle Henry never laughed. He worked hard from morning till night and did not know what joy was. अंकल हेनरी भी कभी नहीं हंसते थे. सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते थे. उनको नहीं पता था कि खुशी क्या होती है. He was grey also, from his long beard to his rough boots, and he looked stern and solemn and rarely spoke. वो भी बूढ़े हो चुके थे. उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बूट्स भी एकदम रफ हो चुके थे एंड वो बहुत शांत रहते थे और बहुत कभी कभी बोलते थे. It was Toto that made Dorothy laugh and saved her from growing as grey as her other surroundings. अब ये तो एक टोटो ही था जिसकी वजह से डॉरथी हंस लिया करती थी, वरना शायद वो भी अपने आंट और अंकल की तरह ग्रे हो जाती. ग्रे का मतलब सिर्फ बूढ़ा नहीं होता है. ग्रे का मतलब ये भी हो सकता है कि जो ऐसा इंसान है जो बहुत कम हंसता है, उदास रहता है, चुप रहता है. Toto was not grey. He was a little black dog with long silky hair and small black eyes that twinkled merrily on either side of his funny wee nose. अब टोटो ग्रे नहीं था, ब्लैक कलर का एक डॉग था. बहुत शाइनी उसके हेयर्स थे, छोटी छोटी आईज थी,
Toto played all day long, and Dorothy played with him and loved him dearly. Toto and Dorothy दिन भर खेला करते थे. Today, however, they were not playing. Uncle Henry sat upon the doorstep and looked anxiously at the sky, which was even grayer than usual. अब आज वो लोग खेल नहीं रहे थे. अंकल हेनरी जो हैं वो गेट पर बैठे हुए हैं, आसमान को देख रहे हैं, क्योंकि आसमान भी आज कुछ ज़्यादा ही ग्रे लग रहा था. Dorothy stood in the door with Toto in her arms and looked at the sky too. Aunt Em was washing the dishes. डॉरथी भी टोटो को लेकर आई. क्योंकि अंकल भी देख रहे थे आसमान को, तो डॉरथी भी देखने लग गई. आंट एम अपनी डिशेस को वॉश कर रही थी. From the far north, they heard a low wail of the wind, and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm. अब नॉर्थ के डायरेक्शन से दूर से एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है. अंकल हेनरी और डॉरथी को ये लग रहा था कि जो लंबी लंबी घास है, जिस तरीके से वो घूम रही है, स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है. There now came a sharp whistling in the air from the south, and as they turned their eyes that way, they saw ripples in the grass coming from that direction also. अब जैसे ही उन्होंने साउथ डायरेक्शन में देखा, वहाँ पर शोर हुआ, तो साउथ डायरेक्शन में से भी घास आ रही थी उनकी तरफ. Suddenly, Uncle Henry stood up. There's a cyclone coming, Em, he called to his wife. I'll go look after the stock. Then he ran towards the sheds where the cows and her horses were kept. अंकल हेनरी पहचान गए कि अब तो साइक्लोन आने वाला है. उन्होंने अपनी वाइफ को बोला और ये भी बोला कि मैं अपने एनिमल्स को देख कर आता हूँ. और वो शेड की तरफ भागे जहाँ पर उनके काऊ और हॉर्सेस बंधे हुए थे. Aunt Em dropped her work and came to the door. One glance told her of the danger close at hand. Quick, Dorothy, she screamed. Run for the cellar. आंट एम जो काम कर रही थी उन्होंने छोड़ दिया और डॉरथी से बोला, जल्दी से सेलर की तरफ भागो. Toto jumped out of Dorothy's arm and hid under the bed, and the girls started to get him. अब टोटो डर की वजह से डॉरथी के हाथ से कूद गया और बेड के नीचे जाके छुप गया. डॉरथी उसे ढूंढने लग गई. Aunt Em, badly frightened, threw open the trap door in the floor and climbed down the ladder into the small dark hole. आंट एम ने जल्दी से वो सेलर में जाने का रास्ता खोला और वो नीचे डार्क होल में चली गई. डॉरथी caught टोटो at last and started to follow her aunt. डॉरथी ने टोटो को फाइनली पकड़ लिया और अपनी आंट के पीछे पीछे वो भी नीचे जाने की कोशिश करने लग गई. When she was halfway across the room, there came a great shriek from the wind, and the house shook so hard that she lost her footing and sat down suddenly upon the floor. अब जब वो आधी रास्ते ही पहुंची थी तो रूम इतना ज़ोर से श्रीक करने लगा, चिल्लाने लगा और चीख रहा है, चिल्ला रहा है डर की वजह से वो घर, क्योंकि विंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी. उसकी वजह से जिस तरीके से वो नीचे जा रही थी वो एकदम से हिल गई, डर गई और वहीं के वहीं वो तो बैठ गई. Then a strange thing happened. एक अजीब सी चीज़ हुई. The house whirled around 2 or 3 times and rose slowly through the air. Dorothy felt as if she were going up in a balloon. अब घर जो था वो घूमने लगा गोल गोल और 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि घर थोड़ा सा हवा में उड़ा. डॉरथी को लगा कि वो एक बलून में बैठी है और ऊपर की तरफ जा रही है. The north and south winds met where the house stood and made it the exact center of the cyclone. नॉर्थ से भी हवा आ रही थी, साउथ से भी हवा आ रही थी और जिस जगह घर था उसी जगह वो दोनों टकरा गई और यहीं से साइक्लोन बनना शुरू हो गया. जिस जगह से साइक्लोन बनना शुरू होता है ना, उस जगह काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है. In the middle of a cyclone, the air is generally still, but the great pressure of the wind on every side of the house raised it up higher and higher until it was at the very top of the cyclone, and there it remained and was carried miles and miles away as easily as you could carry a feather. अब साइक्लोन में
जो ये बीच का एरिया होता है यहाँ पर हवा नहीं होती है, लेकिन साइड वाले एरिया में इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी कि पूरा के पूरा घर उठ चुका था और साइक्लोन के एकदम टॉप पे पहुँच चुका था। और वो साइक्लोन से घर इतना दूर उड़ता चला गया जैसे तो एक पंख उड़ रहा हो। It was very dark and the wind howled horribly around her, but Dorothy found she was riding quite easily. After the first few whirls around, and one other time when the house tipped badly, she felt as if she were being rocked gently like a baby in a cradle. धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया। पहले तो उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर डॉरोथी को लगा कि वो इजी है, कंफर्टेबल है। घर गोल गोल घूम रहा था, डॉरोथी उसके अंदर थी और उसको ऐसा लग रहा था जैसे छोटे बच्चे को कोई झूला झुलाता है, वैसी वाली उसको फीलिंग आ रही थी। Toto did not like it. He ran about the room, now here, now there, barking loudly. But Dorothy sat quite still on the floor and waited to see what would happen. टोटो को ये पसंद नहीं आया, तो वो तो डॉग था, वो पूरे रूम में भाग रहा था, इधर उधर भौंक रहा था। लेकिन डॉरोथी शांति से फ्लोर पर बैठी थी और वेट कर रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है। Once, Toto got too near the open trapdoor and fell in, and at first the little girl thought she had lost him. But soon she saw one of his ears sticking up through the hole, for the strong pressure of the air was keeping him up so that he could not fall. अब एक बार तो ऐसे हुआ कि ज़मीन में जो वो ट्रैप डोर का गेट था, तो टोटो उसके अंदर गिर गया। तो डॉरोथी को लगा कि मैंने तो टोटो को खो दिया, लेकिन फिर टोटो का कान दिखा, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था उसकी वजह से टोटो नीचे भी नहीं जा रहा था। She crept to the hole, caught Toto by the ear, and dragged him into the room again, afterward closing the trap door so that no more accidents could happen. डॉरोथी धीरे धीरे आगे गई, उस होल में अपना हाथ डाला, टोटो का कान पकड़कर उसे घींचते हुए उसने बाहर निकाला, उस ट्रैप डोर का दरवाज़ा बंद करा ताकि दोबारा से उन दोनों में से कोई उसमें ना गिर जाए। Hour after hour passed away, and slowly Dorothy got over her fright. घंटों बीतते गए, अब डॉरोथी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। But she felt quite lonely, and the wind shrieked so loudly all about her that she nearly became deaf. अब उसको डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसको अकेलापन फील हो रहा था और वो हवा की आवाज़ इतनी तेज़ उसके कानों में जा रही थी कि वो जैसे बहरी हो गई है। At first she had wondered if she would be dashed to pieces when the house fell again. But as the hours passed and nothing terrible happened, she stopped worrying and resolved to wait calmly and see what the future would bring. अब पहले तो डॉरोथी को लगा कि ये इतनी ज़ोर से घूम रहा है घर, तो जब ये घर नीचे गिरेगा मेरे तो टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। फिर घंटों निकल गए, डॉरोथी का जब डर ख़त्म हो गया तो वो शांति से वेट करने लग गई और वो बस वेट कर रही थी कि अब क्या होता है मेरे साथ, मुझे देखना है। At last she crawled over the swaying floor to her bed and lay down upon it, and Toto followed and lay down beside her. धीरे धीरे डॉरोथी स्वे करके यानी कि स्विंग करके अपने बेड तक पहुंच गई और उस पर लेट गई। टोटो भी वहां पर लेट गया। In spite of the swaying of the house and the wailing of the wind, Dorothy soon closed her eyes and fell fast asleep. घर घूम रहा था, चक्कर आ रहे थे, हवा चल रही थी ज़ोर ज़ोर से, लेकिन फिर भी डॉरोथी ने अपनी आंखें बंद करी और वो सो गई। So yes, this was your chapter. If you have any doubt, you can write me in the comment section. Now let us solve the question and answers. Number 1 is choose the correct answer. When the cyclone arrived, Uncle Henry went to check the cows and horses. Number 2, Dash hid under the bed. Toto. Toto got too near the trapdoor and fell in. Dorothy soon closed her eyes and fell asleep. Answer these questions. Question number 1. What does Uncle Henry do for a living? Uncle Henry worked as a farmer for a living. Question number 2. Describe the place where Dorothy lives. Come to page number 77. There were 4 walls and a floor and a roof which made one room, and this room contained a rusty looking
cook stove, a cupboard for the dishes, a table, 3 or 4 beds, and the beds. This is your answer number 2. Question 3. Who does Dorothy live with? Dorothy lived with Uncle Henry, Aunt Em, and Toto. Question number 4. Why doesn't Dorothy make it to the cellar in time? Dorothy couldn't make it to the cellar in time because she went to get Toto, who was hiding under the bed. Question 5. What does Dorothy do when the house is being carried by the cyclone? Dorothy sat on the floor calmly. Then she went to her bed and fell fast asleep. With this, your chapter is completed. If you have any doubt, you may always write me in the comment section below. Thank you so much.